नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे बिहार एसएससी इंटर लेवल के सेट का, है ना। और उसमें 8 सेट कर चुके हैं, 8 सेट हो गया है ना। और आज ये है 9वां सेट, ठीक है, 9वां सेट है। तो अगर 8 सेट नहीं देखे हैं तो कभी मौका मिले तो जाके ज़रूर एंजॉय कीजिए, देखिए और बताइए ज़रूर कि कैसा लगा आपको डिस्कशन मेरा, है ना। अच्छा, करवाएंगे क्या इसमें, तो बताइए नहीं किए। डिस्कशन करवाएंगे इसमें इंटर लेवल के एसएससी का फुल जीके का, सिर्फ, है ना, जीके का पूरा डिस्कशन करवाएंगे, है ना। एक बार देखिए जरूर, 5 से 10 क्वेश्चन देखिए, है ना, उसके बाद पता चलेगा आपको कि कैसे करवाते हैं। एक बार जरूर देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ये सेट नंबर 9 है ना। ये रहेगा आपका सेट नंबर 9 और सेट नंबर 9 के बारे में ही आज हम बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, है ना। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा, 74 का 1 है। अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है यही कि राष्ट्रपति को अपने कार्य करने के लिए, है ना, एक प्रधानमंत्री और उसके सहित एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी, है ना। और उसी मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 74 के 1 में कहा गया है, ठीक है। आ रखना यहाँ से 74 का 1, ठीक है। और 75 में बात करते हैं तो 75 आर्टिकल 75 के 1 में बात करते हैं। 75 के आर्टिकल 75 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। मतलब कि अन्य मंत्री तो नियुक्ति को राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। 75 के 1 में कहा गया है, 75 के 1 में, ठीक है। और 75 के 3 में एक बहुत बड़ा यहाँ बड़ा आर्टिकल है, वहाँ सवाल बनता है बार बार। आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, 75 के 3 में, ठीक है। और 75 के 5 में कहा गया है, 75 के 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि आर्टिकल है 75 के 5 से, है ना। आर्टिकल 75 के 5 में आपको मिलेगा ना, हाँ, आर्टिकल 75 के 5 में है कि मंत्री बनने के लिए सदन के सदस्य होना जरूरी नहीं है। मतलब कि सदन के सदस्य नहीं भी रहेगा तभी मंत्री बन सकता है, ठीक है। 75 के 5 में कहा गया ये। लेकिन हाँ, इसी में और जुड़ा गया है कि मंत्री नहीं है, कोई सदस्य नहीं है और कोई मंत्री बन गया है तो उसको जो है 6 महीना के अंदर अंदर सदस्यता लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसका मंत्री पद जो है चल जाएगा, ठीक है। 75 के 5 में कहा गया है। 75 के 1 में का के अंतर्गत, 75 के 1 में बोले क्या, अभी नियुक्ति था प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की। 75 के 1 के का में कहा गया है, ये एक संशोधन हुआ है, 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, है ना। और इसमें कहा गया है कि मंत्री जो है कुल सदस्य का केवल और केवल 15% होंगे। 15% क्या होंगे, मंत्री होंगे। मतलब कि लगभग 83%, 83 व्यक्ति आता है, 83 को रखिएगा, 83 को या 15%, ठीक है, ऐसा रखना है आपको। और ऑप्शन जो डी में दिया हुआ आपका 73, आर्टिकल 73 में संघ के कार्यपालिका का विस्तार किया गया है। संघ के कार्यपालिका का विस्तार किया गया है। आपको पता होगा इससे पहले का आर्टिकल, तो आर्टिकल 52 में था कि भारत में राष्ट्रपति होंगे, मतलब राष्ट्रपति का पद कहाँ पे है, आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल जस्ट 53 में है ना, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति, है ना। और उसी संघ के कार्यपालिका कार्य को करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, जो कहा गया है कहाँ पे, 74 में, ठीक है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 73 में इसका संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। और 1972 जो है उसमें पता होगा राष्ट्रपति क्षमा करते हैं, राष्ट्रपति क्षमा करते हैं। 72 में 61 में महाभियोग लगता है, 127 में परामर्श लेते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी, 127 में अध्यादेश लाते हैं,
43 ओवर 43 में परामर्श लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है 79(1) या 79 में ये संसद की व्याख्या किया गया, संसद के बारे में बताया गया है 79 में, आर्टिकल 79 में रखना है सरल, आपको सरल रखना है। सा से देखो ये सब छोटे छोटे जाग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रहा है इसलिए, और कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा मज़ेदार से कराएंगे, 1-2 दिन बर्दाश्त कर लीजिए बस। आपका रखना है क्या, सरल से रखना है क्या 79, 80 और 81, मतलब कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, मतलब कि अनुच्छेद 79, 80 और 81, इस तरह से आप रखिएगा सरल 79, संसद, राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किया गया है 79, 80, 81 में, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है ये सारी बातें। इसमें सारे आर्टिकल हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। ये देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के, अगर आपको याद होगा तो सेम टू सेम जिसमें बात लिखा हुआ है वही बात लिखा हुआ है बुक पे, आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में यही है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना या जोखिमपूर्ण स्थान पर काम नहीं करना है, ठीक है। ये आर्टिकल 24 में है, ठीक है। और ये कैसा अधिकार है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक और है 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या कहा गया है, 23 में कहा गया है कि दुर्व्यापार और बलात्कार का निषेध, मतलब कि मानव का दुर्व्यापार नहीं करना है और बलात्कार जबरदस्ती काम नहीं करवाना है, बलात्कार उसको बोलते हैं, ठीक है। ये है दोनों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अच्छा, शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है ना, शिक्षा का अधिकार जो है आपको दे दिया गया है ना। आप देखिएगा ये आर्टिकल 21 के क में, आर्टिकल 21 के क में दे दिया गया आपको शिक्षा का अधिकार, है ना। आप देखिएगा ये कहाँ पे दिया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2001 के तहत दिया गया है। आप देखिएगा शिक्षा का अधिकार 21 के क में है, ठीक है। और अगर हम 20 के करते तो क्या है, 20 में क्या है, अपराध दो सिद्धि के, अपराध के लिए 2 सिद्धि का अधिकार है 20 में, है ना। और कौन छुड़ा, और बाकी सब वही सब है। अच्छा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 21 में है, 21 के काम में बोल रहे थे शिक्षा का अधिकार, है ना, 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष के कम बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वो आर्टिकल 21 में है। और रोजगार का अधिकार देखिए पूरा बुक में कहीं मिला नहीं हमको, रोजगार का अधिकार हमको चाहिए, है ना, ये कहीं पर नहीं मिलेगा था। हालांकि आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार है, जीवन जीने का, आपको कुछ जीवन जीने का हो गया, कोई रोजगार का कहीं मिला नहीं हमको, इसलिए हम बोले नहीं है कहीं पे है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, पर सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है। देखिए अभी इसके पहले का सेट हम करवा चुके हैं, बहुत बढ़िया डिटेल में कर चुके थे, सेट नंबर 8 में या 7 में, शायद 7 में होगा, कहीं पे होगा, कि लोकतंत्र में जो है पूंजीवाद जो लिया गया है ना, वो लिया गया है अमेरिका से, है ना। और समाजवाद जो लिया गया है वो लिया गया है कहाँ से, रूस से। तो रूस और अमेरिका ये दोनों बहुत कट्टर विरोधी रहा है एक दूसरे का, ठीक है। रूस चलता है समाजवादी आइडिया पर, ठीक है, आइडियोलॉजी पर, और अमेरिका चलता है पूंजीवादी आइडियोलॉजी पर, पूंजीवादी आइडियोलॉजी समझ लेना, कैपिटलिज्म, मतलब कि किसी एक आदमी का प्रॉपर पूंजी लगा रहेगा, उसी में वो निवेश करेगा और उसी से सारा काम होगा, है ना। जो जितना पैसा आएगा सब उसका मतलब होगा। निजी कंपनी जिसको बोलते हैं निजी कंपनी या निजी स्वामित्व, वो हो गया पूंजीवाद, है ना। और जो कंपनियां सरकार के अधीन होती है, सरकार उसको अपने अथी से यूज करती है और लोगों को अधिक लाभ के लिए ये चलाया जाता है ना, उसको बोलते हैं समाजवाद। तो भारत में जो है ना वो दोनों है, पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। तो इसको बोला जाता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको, जो जिसमें दोनों रहता है, ठीक है। अच्छा, विश्वेश्वरैया के बारे में बोल रहे थे। विश्वेश्वरैया जी जो है एक बुक लिखे हैं, बहुत बढ़िया फेमस बुक है, प्लान्ड इकोनॉमी, है ना। आप देख रखिएगा 1934 ईस्वी में इसका पब्लिकेशन हुआ था, 1934 ईस्वी में, है ना। आप रखिएगा। अच्छा, विश्वेश्वरैया से एक बात और पूछता है कि इंजीनियर्स डे किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे मनाया जाता है यही विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर, है ना। कब, 15 सितंबर को मनाया जाता है विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर, इंजीनियर्स डे या अभियंता, उसी को बोलते हैं हिंदी में अभियंता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या, भाखड़ा नांगल बांध जो बना है, भाखड़ा नांगल बांध, उसमें मुख्य इंजीनियर जो यही थे विश्वेश्वरैया जी, ठीक है। इसीलिए उसी समय से मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, इनके जन्म दिवस पर, ठीक है, रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी
ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो देखिए, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, उसको जब कोई भी संस्था होता है या कोई भी व्यवस्था होता है तो उसको जब पैसा चाहिए होता है, या तो केंद्र हो, या तो राज्य हो, या तो पंचायत राज हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना। और राज्य की पंचायती राज की व्यवस्था कौन करता है? तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग जो है ना, करता है इसका व्यवस्था, है ना। अगर पूछे सवाल कि राज्य वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 के आई में, आर्टिकल 243 के आई में, आई मतलब ABCD जो है आई, उसमें है राज्य वित्त आयोग का चर्चा, ठीक है। और यहीं पे आएगा एक राज्य वित्त निर्वाचन आयोग, सॉरी राज्य वित्त नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग, तो उसका आता है कौन, आपको आता है किसमें, आर्टिकल 243 के ही ओ में, है ना। तो ये दोनों आपको यहाँ से याद रखना है ना। चलिए आगे बात करते हैं पंचायती राज की। तो पंचायती राज का शुरू में कब हुआ था, भारत में शुरू कब आया था? ये देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो आया था ना, इसका बहुत लंबा कहानी है ना। आगे तो नहीं बताएंगे, थोड़ा तबियत भी खराब है थोड़ा सा, तो शॉर्टकट में भागेंगे आज, है ना। लेकिन कभी बताएंगे इसकी कहानी और डिटेल में। यहाँ से सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उसमें बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी था, अधिकतर लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, है ना। तो उसी समय सरकार सोचा कि सब लोगों के मतलब कि दूर दराज गांव में जो रहता है वहाँ पे लोगों को पहुँचाया जाए अनाज पैसा कुछ भी जो भी है ना। तो इसके लिए जो है ना एक कमेटी गठन किया गया, एक बनाया गया कमेटी, और बोला उसको कमेटी को पता लगाना था कि बताइए कि हम गांव तक, सुदूर गांव तक पहुंचाना है हमको, सारी चीज़ें कैसे पहुंचाएं हम, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। और इसके लिए समिति बनाया गया था, उसका नाम जरूर रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति। क्या बनाया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। कब बना था? 1957 में, याद रखना है 1957 में, है ना। और यही बलवंत राय मेहता समिति 1959 में अपना रिपोर्ट सौंपे थे, और इसी रिपोर्ट में कहा था कि पंचायत का गठन कीजिए, और पंचायत भी कैसा, तो त्रिस्तरीय, मतलब कि 3 स्तर का पंचायत होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत। आधा के सवाल बनता है यहाँ से कि त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा संस्कृत किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। त्रिस्तरीय कौन कौन होता है? तो बोल देते हैं त्रिस्तरीय ग्रामीण भाषा क्षेत्र में होता है ना, वो होता है कौन? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 हो गया। और नगर पालिका क्षेत्र में होता है कौन? नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक है। ये 3 होता है किस नगरीय क्षेत्र में। और यहीं पे आता है एक अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति है ना, अशोक मेहता समिति है। ये है आपका कब, सॉरी 1900, हाँ अशोक मेहता समिति कब हो गया? 1977, ये 57 है, ये 77 है। ये अशोक मेहता समिति बोला ना कि नहीं, पंचायती राज को जो है ना त्रिस्तरीय मत रखो, ये द्विस्तरीय कर दो, द्विस्तरीय कर दो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि कौन त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था और कौन द्विस्तरीय का सुझाव दिया था, है ना। और दोनों किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये बोला ना, अशोक मेहता समिति बोला, इसका रिपोर्ट बोला कि 3 स्तर पर पहुँचते पहुँचते बिचौलिए लग जाते हैं, और वही मतलब कि खा जाता है। तो केंद्र से जो भेजते हैं वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, वो पहुँच नहीं पाता है सही से, है ना। तो बोला कि द्वितीय स्तरीय रहेगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ और जो बातें आपको जो याद रखना है वो क्या है? PVK समिति, ये बना था 85 में। ये बना था क्या आपको? LM सिंधवी समिति 86 में। एक बना है थुंगन समिति 88 में। एक और बना है उप थुंगन समिति, वो भी 1988 में बना है। तो ये सारे समिति जितना है ना पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। और अच्छा यहाँ पे तो बोलना भूल ही गए, बलवंत राय मेहता समिति जो बनाया था, ये समिति 57 में, और रिपोर्ट कब आया? 1959 में। और इसी 1959 के कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो है ना 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था भारत में, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। और दूसरी बात जस्ट कुछ दिन 8 दिन बाद, मतलब कि 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला है, वहाँ पर लागू किया गया था। तो दोनों कम से कम यहाँ से याद रखना है। अगर बात करें हम पंचायती राज की, तो आर्टिकल कहाँ पे है? एक 2 आर्टिकल आपको हो गया कहाँ? 243 में, है ना। और एक आर्टिकल नीति निर्देशक में भी दिया हुआ है, पंचायती राज का गठन कहाँ पे? ये आर्टिकल 40 में है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ है। कुछ आर्टिकल और रखना है आपको, कुछ बातें और रखनी है। जैसे एक हुआ संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, है ना, 72वां नहीं 73वां,
73वां संविधान संशोधन जो हुआ है ना, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1992 में हुआ है, ठीक है। और इसे लागू हुआ कब? 93 में। 92 संशोधन हुआ है लेकिन लागू हुआ कब? 93 में, ठीक है। याद रखिएगा कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल को लागू हुआ है। याद रखना है, ये बात, डेट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अप्रैल को लागू हुआ है ना। और इसमें लागू क्या हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था इस संशोधन के तहत, है ना। और इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। इस बात को रखना है। जोड़ा गया था संविधान में, कहाँ पे जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में। याद रखना है 11वीं अनुसूची में यही है, पंचायती राज व्यवस्था का जोड़ा गया है, ठीक है। और यहीं पे अथी किया गया था 12वीं अनुसूची में। क्या ये हुआ? 74वां संविधान संशोधन। ये 73वां है ना, यहाँ पर हुआ था 74वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1993 में। इसमें जोड़ा गया क्या क्या? नगर निगम, नगर पालिका की व्यवस्था किया गया था, शहरी क्षेत्र के वृद्धि की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें, मतलब बहुत सारी चीज़ हो गई यहाँ पे। आपको सब कुछ एक एक बार नोट करके आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, है ना। तो देखिए, अच्छा, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय। आइए थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं, क्या क्या होता है पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले बात रखना है आपको कि पंचवर्षीय योजना लिया कहाँ से गया है। तो पंचवर्षीय योजना जो है ना, लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से हमारे संविधान में ये शामिल किया गया है। इसको बात को याद रखना है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं पंचायती राज के, सॉरी कहाँ चल गए, पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये शुरू हुआ है कब? तो ये शुरू हुआ 1951 ईस्वी से। याद रखना है डेट, 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना, और 61 से 66 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना, है ना। और फिर हो जाएगा क्या आपका ये जगह हो जाएगा 69 से लेकर के 74 तक चौथा पंचवर्षीय योजना, और पाँचवा हो जाएगा क्या आपका 74 से 78 तक, ठीक है। और फिर होता है 80 से 85, फिर होता है 85 से 90। याद रखिएगा 1900 में है सब, 1900 में, ठीक है। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो था, है ना, ये इस डेट में रखा गया था। इसका बहुत सारा सवाल पूछता है यहाँ से, मुख्य उद्देश्य कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मतलब मुख्य उद्देश्य पूछता है आपको। तो ये तो हर हाल में रखना है। एक पूछता है मॉडल, तो मॉडल भी हर हाल में रखना है। डेट पूछता है तो भी हर हाल में रखना है। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है ना कि अर्थव्यवस्था को विकसित करना। हम बताएंगे आज कैसे करना है, सुनिए सिर्फ, है ना। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कब किया गया है, क्या किया गया, बताएंगे ये कि आपको आज कैसे करना रखना है। अर्थव्यवस्था को विकसित करना पहला पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। दूसरा का था क्या? समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। तीसरा क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चौथा का क्या था? अस्थायी रूप से अर्थव्यवस्था का विकास, अस्थायी रूप से अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। चौथा हो गया। पाँचवा हो जाएगा क्या? पाँचवा हो जाएगा आपका गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन जो है चौथा पाँचवा पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, ठीक है। छठा का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। ये था आपका कौन? छठा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और सातवां पंचवर्षीय योजना में था क्या आपका? यही था क्या? गरीबी उन्मूलन, है ना। सातवां पंचवर्षीय योजना में क्या हो जाएगा आपका? हाँ, गरीबी उन्मूलन नहीं, ध्यान से हट गई है, नहीं बताएंगे, है ना। चलिए इतना देख लीजिएगा कम से कम। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे, क्या ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर कैसे करना है आपको कि अर्थव्यवस्था को विकसित करना, मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर आपको लिखना है अर्थव्यवस्था तो कैसे लिखते हैं? ARTHA, अर्थव्यवस्था लिखने का हिंदी में, इंग्लिश में। तो ये याद रखना है, ये पहला लेटर है, मतलब कि पहला पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को विकसित करना। दूसरा में देखो क्या लिखा हुआ? समाजवादी समाज, समाज 2 बार आ रहा है, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य,
ठीक है। तीसरे पंचवर्षीय योजना क्या है? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। देखो यहाँ पे आप लिखते हैं अर्थव्यवस्था तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं अर्थव्यवस्था, फिर लिखते हैं आत्मनिर्भर तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। मतलब कि इस तरह का जो बढ़ रहा है वो दो बढ़ रहा है, मतलब ये तीर को इंडिकेट कर रहा है। मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना का ये मूल उद्देश्य है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। चौथा में है अस्थायी, अस्थायी रूप से अर्थव्यवस्था का विकास। तो अस्थायी तथा जो आ रहा है चौथा है वो, ठीक है। और पांचवा समाजवाद है हुआ बहुत पहले से, गरीबी उन्मूलन करना है। छठा में गरीबी उम्र तथा रोजगार में वृद्धि, है ना। सातवां में कुछ इसी तरह से है, गरीबी उन्मूलन, है ना, और उद्योग बढ़ावा देना। हाँ, यहाँ पे उद्योग बढ़ावा देने का है, औद्योगिकरण लाने का है सातवां में, ठीक है। ये उसका मूल उद्देश्य था, ठीक है। ये सब याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा मॉडल की, किस कौन सा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना था तो किससे? डोमर हेराल्ड। दूसरा महालनोबिस। तीसरा सैंडी चक्रवर्ती। चौथा अशोक एंड एल एन माने। पांचवा डीपी धर। छठा आयात निर्यात। सातवां राव एन मनमोहन मॉडल। ये सारे मॉडल को आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसको जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस पर दिया गया था? कृषि पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस पर दिया गया था? तो उद्योग पर, भारी उद्योग और संचार पर, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दिया गया था? तो उद्योग और कृषि दोनों पर, है ना। अब आते हैं सवाल नंबर, जो क्वेश्चन आपका पूछा था उस पे। क्वेश्चन था कि कहाँ गया? आपातकाल लगाया गया तथा नए चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, मतलब कि 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 66 के बाद जो तीसरा पंचवर्षीय योजना आया है वो 69 आ गया है। मतलब कि यहाँ पे 3 वर्ष का गैप हो गया। और इस जो 3 वर्ष में जो गैप हुआ है ना, वो चला है क्या? इसमें चला है अनवरत योजना। क्या चला है? अनवरत योजना, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। इसलिए ना कि यहाँ पे बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। एक तो कारण ये था, और दूसरा कारण ये था 61 से 65 के बीच आपको पता होगा 62 में भारत के साथ, चीन के साथ युद्ध हो गया था, और 65 में हो गया था, सॉरी 75 लिख रहे, 65 में हो गया था पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो बहुत भयंकर 2 युद्ध हो गया, सुखाड़ पड़ गया। इस कारण से वहाँ पे सरकार बोला ना कि हम 5 वर्ष के लिए नहीं अब कोई चीज़ इन्वेस्ट करेंगे, अब हर एक वर्ष हम काउंट करेंगे कितना हमको किस चीज़ में इनकम हो रहा है। तो एक वर्ष के लिए लगाया गया था, उसको चलाया गया था योजना, उसको बोलते हैं अनवरत योजना, ठीक है। फिर देखिए चौथा पंचवर्षीय योजना आ रहा है कहाँ पे? चौथा है कहाँ पे? 59 से 74, मतलब 5 वर्ष का ये भी हो गया। लेकिन 5वां में लोचा है 74 से 78 ही है, मतलब ये 4 वर्ष का ही है, ये 4 वर्ष का ही है ना। और इसी 77 में 77 ईस्वी में लग गया था क्या? आपातकाल। आपातकाल लगा था इसी में। 78 में जीत गया था कौन? 78 में जीत गया था कौन? मोरारजी के दशा, मोरारजी प्रधानमंत्री बन गए थे और जीत गया था, जनता पार्टी सरकार बन गया था इसी 5वें पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है, ये सवाल बनता है, बहुत बड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। जनता पार्टी सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे पहली बार प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, और कुछ करना है? अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे देखो, जब मोरारजी की सरकार बना ना, जब जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बन गया 78 में, तो इसको क्या किया? बंद कर दिया। बोला कि हम 5 वर्ष से पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, बंद कर दिया उसको। बोला कि हम हर वर्ष चलाएंगे योजना, एक वर्ष में। तो देखो यहाँ 78 से 79 नहीं, यहाँ पे 80 आ गया है। मतलब 78 से 79 से 80, यहाँ पे 2 वर्ष चला इसका सरकार रहा। तो 2 वर्ष चला था क्या? अनवरत योजना फिर से ही बोला, है ना। और 2 वर्ष के बाद इसका सरकार फिर गिर गया जनता पार्टी के, और फिर आ गया कांग्रेस का ही। तो फिर चला दिया पंचवर्षीय योजना 85 से 85 से 92, है ना। तो इस तरह से काम हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, हाँ 76 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? देखिए, भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर 1 में जो आपका राइट आंसर है ना, मैडम भिकाजी कामा को। क्यों कहा जाता है? देखिए, अच्छा इससे पहले जो आप पढ़े होंगे, है ना, आप जानते होंगे भारत माता कौन थी? भारत माता ये, है ना। भारत माता कोई ऐसी नहीं था, कोई चीज़ थी, एक कल्पना था वो, है ना। और भारत की माता की जो पूजा हम लोग करते हैं, इसी के उपलक्ष्य में इनको कहा गया, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा गया, है ना। ये इनका जो मेन काम था ना जर्मनी में एक इंटरनेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, है ना। ये इंडिया कांग्रेस नहीं था, इंटरनेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट के
सम्मेलन चल रहा था जर्मनी के स्टालिनग्राड शहर में, है ना। और वहाँ पे सब देश के मतलब कि सब देश का नेतृत्व गया था अपना अपना देश के बारे में बताने के लिए, ठीक है। और उसी सम्मेलन में जो है ना भारत से गई थी यही मैडम भिकाजी कामा, और इनको जो है ना दिया गया था भारत की ओर से ब्रिटेन का झंडा फहराने के लिए। सबको अपना अपना झंडा के साथ जाना था, है ना। और उनको दिया गया था कौन, ब्रिटेन का झंडा फहराने के लिए, है ना। इंडियन मतलब सोचो कि इंडियन आदमी को दिया गया था ब्रिटेन का झंडा फहराने के लिए। लेकिन वहीं भी क्या कि इंडिया का झंडा ना फहरा दिया कौन, इसका सॉरी ब्रिटेन का झंडा फहरा के ना कौन फहरा दिए, इंडिया का, है ना। और इंडिया का समय का झंडा जो था वही 3 रंग का था और बीच में लिखा था वंदे मातरम, नीचे में लिखा था क्या, वंदे मातरम, उस पर लिखा हुआ रहता था, ठीक है। तो झंडा फहरा दी, उसी लिए उस दिन से जो है इतना मतलब कि सोच समझिए महिला होकर इतना साहसी काम कर दी, है ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दी थी। तो वहाँ से इनको फेम मिला है मैडम भिकाजी कामा को। देखिए ये कब घटना कब हुआ, 1907 में, 1907 ईस्वी में हुआ है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखना है सरोजिनी नायडू को जो है 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसका बनाया गया है क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता है, बोला जाता है इनको भारत कोकिला। कौन बोले थे, महात्मा गांधी बोले थे भारत कोकिला, है ना। और महात्मा गांधी बोले थे इसको भारत कोकिला, और महात्मा गांधी को ये बोली थी आग का गोला। याद रखिएगा, मजाक नहीं है, सही बात है ये, ठीक है। तो ये अच्छा एक दूसरे से प्यार करते थे। अच्छा यहाँ एक सवाल बनता है कि जब महात्मा गांधी जो है ना सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था दांडी यात्रा के बाद, है ना, जब वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था महात्मा गांधी को, तब उसका नेतृत्व कौन किया था, यही की थी सरोजिनी नायडू की थी नेतृत्व उसका, ठीक है, याद रखना। और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था क्या था, मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका ग्वालियर में पैदा हुई थी, है ना। इसका शादी कहाँ पे था, झांसी में हुआ था। गंगाधर राव जो इनका पति थे, झांसी के समय के राजा थे गंगाधर राव, उसी से इसका शादी हो गया था। तो आप बाद में लड़ाई भी लड़ा था, है ना। एक सवाल यहाँ से बनता है कि झांसी के रानी की लड़ाई किससे हुई थी, तो ये था किससे हुआ था, अंग्रेज के जो सैनिक था हीरोज, उससे हुआ था, है ना। अगर आप कहीं पर पढ़े में कविता था लिखा था पहले छठा था कहीं पे, है ना, फिर आ गई हीरोज कालका की अवतारनी थी, ऐसे कुछ था कविता, हमको सही से याद नहीं आ रहा है ना। सुधाकर कुमार चौहान का कविता था वो। तो वहाँ से क्या हीरोज उसको मार दिया था 1958 में, है ना, और इस पर अधिकार कर लिया था। देखिएगा झांसी पर, है ना। तो झांसी और ग्वालियर दोनों से अगर पूछे सवाल कि झांसी और ग्वालियर दोनों से कौन जगह लड़ी है, यही लड़ी थी महारानी, मतलब कि अपना घर को बचाई थी, अपना ससुराल को बचाई थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उस समय हम हार गए लेकिन बाद में जीते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में करते हैं कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, कौन होते हैं। देखो राज्यसभा के सभापति जो होता है ना वो होता है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 89 का 1 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, 89 का 1। और आर्टिकल 89 का ही 2 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति का चुनाव करेगी, है ना। तो दोनों रखना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक आर्टिकल और रखना है, आर्टिकल 83 के 1, आर्टिकल 83 के 1 में कहा गया है ना कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर एक 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष में हटेंगे, अस्थायी रूप से क्या होंगे, हटेंगे, है ना। अगर बात करते हैं राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी के, है ना। लेकिन इसका पहली बार बैठक पूछेगा ना तो बोलना है 13 मई को पहली बार बैठक, आप देखिएगा, ठीक है। राज्यसभा कैसा सदन है तो उच्च सदन है, इसको बोलते हैं एल्डर्स सदन, है ना। स्टेट ऑफ काउंसिल बोला जाता है राज्यसभा को, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या, अस्थायी सदन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन। इसलिए ना कि कभी भंग नहीं होता है, जैसे लोकसभा भंग हो जाता है ना, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है ना, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, अस्थायी सदस्य। इसको एल्डर सदन क्यों बोलते हैं, इसलिए कि इसमें जो जाने वाला व्यक्ति सदस्य होता है उसका उम्र जो होता है 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा से 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है यहाँ से। एक आर्टिकल है 315 और एक आर्टिकल है 249, मतलब 249। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 315 में कहा गया है कि राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करेगी, है ना। अखिल भारतीय सेवा कौन आता है, वही IAS IFS, है ना, ये सब आता है ना।
तो अखिल भारतीय संस्था, अखिल भारतीय सेवा कहाँ पे हो गया? 315 में। और आर्टिकल 249 में है राज्यसभा से ही कि राज्य सूची से संबंधित कानून राज्यसभा बना सकती है यदि वो राज्य 2/3 बहुमत से ये बिल पारित करे। तो याद रखना है अच्छे से इस स्टेटमेंट को। और कहाँ पे बात करते हैं, है ना? अच्छा, बात करते हैं उपराष्ट्रपति 53 में इसका वर्णन किया गया है, सॉरी 63 में वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति भारत में उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री बोल ही चुके हैं कथा में, आर्टिकल 74 में होगा, प्रधानमंत्री चर्चा किया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष कहाँ पे? आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में कहा गया है ना कि लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष तथा किसी एक को उपाध्यक्ष चुन लेगी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो वहाँ पे उसका अध्यक्ष का वर्णन है। लोकसभा अध्यक्ष और किसको त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राज्यसभा से हाँ कुछ सवाल बनता है ना ये कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने हैं, है ना? राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखना है इंद्रदेव गुम हुए। ये ट्रिक्स याद रखना है कि कौन कौन से जो है ना राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे देखिए कौन कौन लिखे हैं। इंद्रदेव गुम हुए, याद रखिएगा आप ऐसे, इंद्रदेव गुम हुए मतलब कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और दूसरी जगह क्या, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये सारे सदस्य थे राज्यसभा के और बन गए थे प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे या प्रधान सभापति कौन थे? तो वही भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना? और बोलेगा कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो देखिए कृष्णमूर्ति राव थे, कृष्णमूर्ति राव। अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, है ना? तो ये मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ है वो 93 में, है ना? 1993 में पारित हुआ है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगर वही पूछे मानवाधिकार दिवस तो बोलना है आपको क्या? 10 दिसंबर को, है ना? 10 दिसंबर को क्या है? मानवाधिकार दिवस है। आइए थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं 10 दिसंबर में कौन कौन सा दिवस आता है, जल्दी फटाफट। 1 दिसंबर एड्स, 2 दिसंबर का बोलेंगे, है ना? इसलिए दिसंबर नहीं बोलेंगे। 1 को एड्स, 2 को कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है। 3 में दिव्यांग या विकलांग बोल सकते हैं। 3 में दिव्यांग, 4 में नौसेना, ठीक है। 5 में मृदा, 6 में हो गया आपका नागरिक सुरक्षा। इसी समय होमगार्ड का स्थापना जो हुआ था 1946 में, उसी समय से मनाया जाता है नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर के, ठीक है। 7 के झंडा दिवस, एसएसबी का झंडा दिवस, है ना। 7 के हो गया। अब आते हैं कहाँ पे? 10 में, यही 10 में हो जाएगा क्या? 9 में हो जाएगा क्या? भ्रष्टाचार निरोध दिवस। 10 में क्या हो जाएगा? यही मानवाधिकार दिवस, ठीक है। 10 में रखना है। 11 में पर्वत दिवस, 12 नहीं है कुछ खास। 14 में आते हैं। 14 में ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 में क्या? ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। और कहाँ पे है? और आगे कहाँ मिल गया हमको? दिसंबर चल रहे हैं ना। 19 में आते हैं। 19 में गोवा और दमन द्वीप के मुक्ति दिवस हो जाएगा, है ना, 19 दिसंबर के। और आते हैं कहाँ पे? तो यहाँ पे आते हैं 22 में गणित दिवस, 23 में किसान दिवस चरण सिंह बोला, 24 में उपभोक्ता दिवस, 25 में सुशासन दिवस, 26 में वीर बाल दिवस, है ना। और 28 में वही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। देखो, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जो देश रहेगा उसमें क्या नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये देखो है ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय रहेगा प्रति व्यक्ति, तो पिछड़ा है, ये है, वो तो सही बात है। और उच्च मृत्यु दर, जहाँ गरीबी रहेगा, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा बोल रहा है ना, आर्थिक रूप से पिछड़ा मतलब समझिए कि गरीब आदमी, वहाँ से तुलना करिए तो उच्च मृत्यु दर होगा ही। गरीब रहेगा तो उसको कोई बीमारी होगा तो इलाज करने का पैसा नहीं रहेगा, मर जाएगा, वो मृत्यु दर अधिक रहेगा, है ना। और उच्च निरक्षरता, सही बात है, निरक्षर लोग, अनपढ़ लोग रहेगा तभी वहाँ पे क्या होता है, पिछड़ा रह पाएगा। और ये तीनों सही है। चौथा देखिए लिखा हुआ प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यही गलत है। समझना है इसको, क्वेश्चन हार्ड नहीं है।
प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम का मतलब होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि कार्य को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब आता है किसमें? कृषि कार्य में, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जो देश विकसित हो गया होता है ना, इससे इसमें मतलब खेती कम करता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ जाता है ना, उस तो हो जाता होगा विकसित देश। तो अब यहाँ पे देख रहा है मतलब कि क्या बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम, तो निम्न श्रम रहेगा तो अधिक दूसरा क्षेत्र में बढ़ गया होगा ना, यही गलत है। निम्न क्षेत्र नहीं, इसमें उच्च होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक काम लगा रहेगा, अधिक व्यक्ति लगा रहेगा तो गरीब रह जाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के बाद आधिकारिक भाषा जगह का बांग्ला है ना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें बड़ा अथी तो आप लोग को लगता होगा कि ये डाउट वाला क्वेश्चन कि बांग्लादेश कब बना था, गठन कब हुआ था? 1971 है, कोई डाउट नहीं है, याद रखिएगा 1971 में। चलिए क्वेश्चन नंबर, बांग्लादेश का ना बोल रहे हैं, हाँ बांग्लादेश से बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान थे प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, और यही शेख मुजीबुर रहमान जो है ना 15 अगस्त को मर गया, और 15 अगस्त को मर गया ना, तो 15 अगस्त को जिस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, उस समय वो लोग मनाता है राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को, याद रखिएगा बांग्लादेश के लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पंचायत समिति के सदस्य खंड, अच्छा सदस्य के बारे में आपको क्या करना चुनना है, इसमें सीधे आंसर बोल देते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो होता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सही बात है, आप लोग भी अगर गांव से बिलोंग कर रहे हैं करते होंगे तो देखते होंगे कि गांव के जो लोग हैं क्या करता है, निर्वाचित करता है, चुनता है, निर्वाचित करता है खुद से, है ना। चलिए यही सही है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पंचायत समिति से पंचायत के बारे में जितना बात बोलना था हम बोल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर कहाँ? 4 में। थोड़ा सा करके देख लीजिए, फिर बोलेंगे तो ऐसे बात बोलेंगे। उससे कुछ पूछता नहीं है पंचायत राज से। ठीक है, अगर हाँ बोले, अगर पंचायत राज क्या थी, क्या बोलते हैं पंचायत राज का, इसमें आरक्षण मिलता है, 33% आरक्षण दिया जाता है पंचायत राज की महिलाओं को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य जो है ना वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है प्याज उत्पादन में सबसे अधिक है। अगर पूछते आपको दलहन, है ना, तो बोलना है मध्य प्रदेश। अगर आपको पूछे तिलहन, तेल उत्पादन में प्रथम राज्य, तो बोलना है क्या? गुजरात बोलना, गुजरात, है ना। और अगर और कौन सा ले, दलहन हो गया, तिलहन हो गया। सब्जी बोले तो यूपी हो जाएगा, है ना। चाय बोले तो असम हो जाएगा, है ना। कॉफ़ी बोले तो कर्नाटक हो जाएगा, नारियल बोले तो केरल हो जाएगा, है ना। ये सब अलग अलग है। चलिए ये हो गया कौन? प्याज, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, क्या है? देखिए हड़प्पा संस्कृति का जो नाम है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में, कांस्य युगीन सभ्यता। इसका कारण ये है ना कि इस समय तक लोग जो है ना, अच्छा इस समय तक हम बोल रहे पहले, इस समय तक लोग जो है पत्थर के औजार के साथ साथ कांसे के औजार और कांसे के बर्तन का भी प्रयोग करने लग गया था, है ना। इसलिए जो है इस समय को, इस काल को बोला जाता है क्या? कांस्य युगीन, है ना, या हड़प्पा बोल सकते हैं, कांस्य युगीन, है ना। ये कब तक माना गया है? तो एनसीईआरटी के अनुसार इसे माना गया है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के कार्यकाल को बोला जाता है हड़प्पा काल या कांस्य युगीन। ठीक है, आज देखिएगा अगर हम बात करें कांस्य युगीन के बारे में कुछ बात करता है तो बहुत सारा बात इसमें कितना बात करें, अगर हड़प्पा के बारे में बात करने लग जाएंगे तो फिर एक हम कम से कम 1 घंटा जरूर करेंगे। लाइए कुछ आपको दे देते हैं ज्ञान ताकि आपको याद रह जाए, जो आपको याद नहीं होता जल्दी। कौन सा ट्रिक बताते हैं आपको? इसमें से बहुत सारा ट्रिक है। कौन सा बताऊँ रे? चलो बता देते हैं, नदी वाला। एक कहते हैं नदी वाला। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप देखिएगा, सुनो सारा का सारा जितने भी सिंधु के स्थल है सब होगा इसमें, टोटल होगा। देखो यहाँ देखना है क्या? लोभी मोदी चांद सी रखी काली घाघरा हारा, है ना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? लोथल भुआ किनारे, लोथल जो स्थल है किसके नदी?
किसके किनारे? भगवान नदी किनारे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हुदड़ो, सुनो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हुदड़ो, ये तीनों हैं सिंधु किनारे। ये कौन हो जाएगा? सिंधु के किनारे। सिंधु ऐसे लिखाता है लेकिन ऐसे लिख लिए हैं, सिंधु किनारे, ठीक है। कौन? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हुदड़ो, चांद से चन्हुदड़ो, तीनों हैं सिंधु किनारे, ठीक है। और राखी गढ़ी और बनावली, ये दोनों हैं घाघरा नदी किनारे, ठीक है। और हाथ से जगह हड़प्पा, इस जगह रावी, हड़प्पा किसके किनारे है? रावी किनारे किनारे, है ना। इतना स्थल हो गया। कुछ और स्थल आप देखिए, यहाँ पर रखना है सुर, बनाली, सरस्वती, मतलब कि सुरकोटदा और बनावली ये दोनों किस नदी किनारे? तो सरस्वती नदी किनारे, ठीक है। और बोले आगे, और कुछ बोलना है? और लंबा ट्रैक है, बोल ही देते हैं ना। और कौन सा ट्रिक हो गया आपका? हाँ, मंदा की अदा को, नहीं ये अथी हो गया ट्रिक, किसका वाला? इसका वाला हो गया। कब खोज हुआ था, ठीक है, कब खोज हुआ था। हाँ चलो इतना रखो, कभी करेंगे बाद में। दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत है। अच्छा यहाँ से कुछ बात बोलेंगे, यहाँ से ताम्रयुगीन से। ताम्रयुगीन का जो थोड़ा सा इससे पहले आया है, उस समय हम लोग जो है ना तांबे का यूज करने लगे थे औजार के रूप में। पर देखो पूरा पहले था पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये जो नाम पड़ा है ना, वो पड़ा है कहाँ से? पत्थर से, मतलब औजार से। हम उस समय किस औजार का प्रयोग करते थे? तो जिस समय हम पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे मारने के लिए, है ना, उसको बोलते थे पाषाण काल। और जब हम पत्थर से थोड़ा सा हटे, अपना कुछ डिस्कवरी किए, मतलब आगे कहाँ पे तांबा का प्रयोग, पत्थर के साथ साथ तांबा का प्रयोग करने लगे, तो हम बोले ताम्र युग में आ गए। तब पत्थर के साथ कांसा में आ गए, तो तब क्या बोलते? कांस्य युगीन, है ना। आज यहाँ सवाल बनता है ताम्र युगीन से कि ताम्र युगीन का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो याद रखिएगा, ताम्र युगीन का सबसे बड़ा स्थल जो दायमाबाद है, वहाँ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। याद रखिए, ताम्र युगीन का सबसे बड़ा दायमाबाद है, ठीक है। यहाँ से याद रखना आपको, ठीक है। एक ताम्रयुगीन का है ये आपका कौन? नेवदा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ सवाल बना हुआ है ना, नेवदा वाला। तो नेवदा वाला का सवाल कभी भूलना नहीं है, आपको अच्छे से लगना है, ठीक है। देखिए नेवदा से जो किया गया ना, ये किया गया है काले मृदभांड का खोज किया गया यहाँ से, है ना। इसे ठीक है याद रखिएगा, याद रखना है ना। और एक और है नेवासा इसी का है। नेवासा से पटसन का खोज हुआ है, पटसन का मतलब साक्ष्य मिला है यहाँ से, ठीक है। तो सारी बात आप देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो कौन सा जगह बौद्ध कला का केंद्र? जगह आपका अमरावती है ना, याद रखिएगा। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, कपिलवस्तु में जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का, और श्रावस्ती में रखना, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। सबसे पहली बार कहाँ दिए थे? तो ये दिए कहाँ पे? सारनाथ में, पड़ता है कहाँ? बनारस में, यूपी में, ठीक है। सबसे अधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में, याद रखना है, ठीक है। अच्छा बुद्ध के बारे में कुछ बात करते हैं। बुद्ध का जो है ना, बुद्ध का जो ज्ञान का जो संग्रह है, तीन गो बुक में उसका संकलन किया गया है। एक बोलते हैं सुत्त पिटक, एक बोलते हैं विनय पिटक, एक बोलते हैं अमेधम पिटक। सुत्त, इसमें से सवाल बना हुआ है कि सबसे बड़ा कौन है? और देखिएगा सुत्त पिटक जो है सबसे बड़ा है ना। इसमें उसके अनुयायियों के जो अनुयायी है होता है बुद्ध का, उसके नियम पालन का वर्णन किया गया सुत्त पिटक में, है ना। विनय पिटक में जो है ना, उसके आचार संहिता का, उसके आचार विचार का वर्णन किया गया है विनय पिटक में, है ना। और अमेधम पिटक में बुद्ध भगवान के जो उपदेश दिए है ना, उसका संकलन किया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध के बारे में बहुत सारे बोलना है, बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली जो अभिलेख है ना, वो संबंधित किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं क्या? विक्रमादित्य बोलते हैं, विक्रमादित्य, है ना। याद रखिएगा। देखो अगर हम बात करते हैं गुप्त वंश के, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त। कब? 240 ईस्वी में, 40 ईस्वी से 80 ईस्वी तक रहा था शासन। जल्दी बोल रहे हैं क्या? 240 से 80 तक शासन काल रहा था, ठीक है। उसका बाद कौन? घटोत्कच। उसका चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम कब आया था? 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। और इसीलिए 319 ईस्वी चलाया था क्या? गुप्त संवत चलाया था, देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। और यही क्या था? लिच्छवी के राजकुमारी से शादी, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था, ठीक है, याद रखना है। और इसको बनाया था गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आया था वो था समुद्रगुप्त,
जो पढ़ते होंगे आप, कौन, प्रयाग प्रशस्ति लेख, है ना, इसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और इसी का नाम था कथम हरिसेन, तो हरिसेन ही लिखा है प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसी समुद्रगुप्त के बारे में। इसी के सिक्के पर मिलता है क्या, बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र, है ना, इसलिए बोलते हैं कि बिना बजाने का शौकीन था, ठीक है। ये बहुत सारे क्षेत्र को जीता था, जैसे दक्षिण भारत को जीता था, गढ़वाल को जीता था, कुमाऊं को जीता था, हाँ, हिमालय क्षेत्र को जीता था, ठीक है, सारे क्षेत्र को जीता था। और इसके बाद जो शासक आया है वह है कौन, रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त के बारे में आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो रामगुप्त जो शासन आया था ना, जैसे ही उसका शासन आया ना, तो थोड़ा सा साला हरामी था। वो क्या किया ना, उसके समय में अटैक कर दिया शक जो था ना, शक और हुना कवनकारी, है ना, वो अटैक कर दिया था। और वो इतना हरामी था ना कि अपनी बीवी, है ना, जो उसकी बेबी थी ध्रुव देवी, या ध्रुव स्वामी मिलता है कहीं कहीं पर नाम, तो ध्रुव देवी को उसको दे दिया था, बताओ, शक को, इतना हरामी था ये, है ना। और इसी से गुस्सा के उसी का भाई, रामगुप्त का ही भाई कौन था, यही चंद्रगुप्त दो जो था, है ना। तो रामगुप्त को मार दिया वो, है ना, और उसकी जो शक को भगाया, फिर रामगुप्त को मारा, शक को भगाया, और फिर उसकी जो बीवी थी कुमार देवी, उसे शादी भी किया था, है ना, उसको कुमार देवी नहीं, ध्रुव देवी, तो उसे शादी भी किया था, है ना। अब ध्रुव देवी से दो पुत्र हुआ, कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। तो चंद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक बना है वही बना है कुमार गुप्त ही बना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पहली पत्नी थी, तो दूसरी पत्नी हो गई ध्रुव स्वामिनी, है ना। इसके ऊपर जो पहली पत्नी थी वो थी कौन, आपको जगह कौन है, ये नाग देवी नाग सेना कौन है, आपको जगह कौन है रे, कुबेर नाग नाग वंश के रानी थी ये कुबेर नाग, है ना। और इसी कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय के मिलाप से, मतलब मीटिंग से, एक बेटी हुआ था, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। यहाँ सवाल बना हुआ है, प्रभावती गुप्ता का जो है ना शादी करवा दिया गया था किस से, तो बाकाटक वंश के एक शासक था, बाकाटक वंश के से जो है ना एक शासक था रुद्रसेन, उसे करवा दिया था शादी, है ना। और इसका शासन कहाँ पे था, उज्जैन में, ठीक है। तो गुप्त वंश का जो मेन राजधानी था कहाँ पे था, पाटलिपुत्र में, लेकिन शादी करवा दिया कहाँ पे, उज्जैन में जो रहता था, उसका राजधानी था वाकाटक वंश के रुद्रदेव से, है ना, रुद्रदेव ना, इसका नाम क्या बार बोल रहे हैं, रुद्रसेन से, है ना। तो उसी समय रुद्रसेन पर अटैक कर दिया था शक फिर से अटैक कर दिया था रुद्रसेन पर, है ना, और उसको मार दिया था रुद्रसेन को, रखिएगा। तो रुद्रसेन को जब मार दिया ना, तो वहाँ से जाकर विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो जाकर उसको वहाँ से शक को भगाया था, है ना। और कमजोर नहीं था वो शक, बहुत मजबूत था, इसलिए अलग रूप धर के गया था चंद्रगुप्त द्वितीय उसको मारने के लिए, है ना। तो वहाँ से उसको मार के भगाया और धारण उपाधि क्या था, उपाधि क्या, सकारी, शक को मार के भगाया था, सकारी का धारण किया था, ठीक है। और वहाँ पे फिर क्या बनाया, अपना दूसरा राजधानी बनाया था, कहाँ पे, वही उज्जैन पे। तो गुप्त वंश का दूसरा राजधानी कहाँ पे, वहीं पे उज्जैन में, ठीक है, याद रखना है। और इसी के दौरान जो रूप धर गया था ना, इसका नाम चला था एक सिक्का जिसको बोलते हैं रूपक सिक्का चलाया था, यही चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी का था, याद रखना है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो फाहियान इसके शासनकाल में आया था, है ना, फाहियान आया था, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं तो इसी के शासनकाल में, अच्छा, इसके शासनकाल में नवरत्न रहते थे, 9 गो रहते थे, कौन, कवि या नवरत्न रहते थे। नवों का नाम रखना है आपको, है ना, ट्रिक से याद रखना है, कैसे कैसे देखिए, याद रखना है आपको, क्या ये वाह अमर, काली, धन से रुचि, छौ, बैताल भट्ट, मतलब कि बराह मिहिर, हरिसेन, अमरदास, कालिदास, धनवंतरी, से शंक हो जाएगा, रुचि से वर रुचि, छः छपनक, और वैसे बैताल भट्ट, ये नवरत्न रहते थे, किसके दरबार में, उसी के दरबार में रहते थे। ज़्यादा नहीं करेंगे, लंबा हो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। अब बोलना पड़ेगा हमको, क्या कहाँ चल गए हम, भूल जाते हैं ये। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पूरा हो गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम का क्या करें, उसका बारे में बोल दिए हैं। आधा से स्कंदगुप्त के बारे में भी, स्कंदगुप्त के बारे में भी हुनका आक्रमण हुआ था, है ना। और जानकारी कहाँ से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है उसका जानकारी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में कर चुके हैं, हरिसेन इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति वाला हो गया। और क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं विधान, क्वेश्चन नंबर 16,
कि वेदांत शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया। देखिए वेदांत शब्द का जो प्रयोग किया गया है ना, वो किया गया है आपको उपनिषद के लिए। उपनिषद के लिए लिया गया वेदांत का, है ना। देखिएगा उपनिषद कितना होता है, उपनिषद है 108 को, है ना। और अगर बात करते हैं कुछ कुछ उपनिषद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ उपनिषद के बारे में बोल देते हैं। जैसे हो गया आपको कौन कौन बोले, छांदोग्य उपनिषद, है ना। छांदोग्य उपनिषद में महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन है छांदोग्य में। एक होता है बृहदारण्यको उपनिषद, बृहदारण्यको उपनिषद, है ना। बृहदारण्यको उपनिषद में जो है ना, बृहदारण्यको उपनिषद में क्या है भाई, हाँ, महायज्ञ का वर्णन किया गया है, यज्ञ का, है ना। देखिएगा और एक और कौन है आते हैं इसमें, मुंडकोपनिषद, उसमें क्या है, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद में, ठीक है। और एक और आते हैं कौन कौन सा हो गया, मुंडकोपनिषद हो गया, और कोई उपनिषद है जो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे गिर गया, मुंडकोपनिषद हो गया। थोड़ा सा हम है मेरे में कि नहीं है भाई, कहाँ गया हाँ, कठोपनिषद। कठोपनिषद में ये क्या है आपको, कठोपनिषद में आपको है ना कि यम और नचिकेता का वर्णन किया, यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। ये सवाल पूछा हुआ है, यम और नचिकेता का संवाद किससे मिलता है, कठोपनिषद में, है ना। और एक और इसी में है आपको ईशोपनिषद, वो भी सवाल पूछा हुआ है। ईशोपनिषद में मिलता है आपको क्या, याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद। यहाँ से सवाल बात आप रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आरण्यक है ना, वो 7 गो होता है। बताते हैं ट्रिक से कौन कौन 7 होता है। 7 का नाम रखना है, आयते तैते मध्य, है ना। इसका ट्रिक क्या रहेगा आपका, हो जाएगा क्या, आयते तैते मैत्री मध्य, आयते तैते मैत्री मध्य, और शंख तलब बृहद है। मतलब कि ऐतरेय तैतरीय ब्रह्म, तैतरीय उपनिषद आरण्यक, है ना। आयते तैते और मैत्री मध्य, मैत्रायनी होता है, मध्यायन होता है, और शंखावनी होता है, और कौन हो गया, शंख तलबकार होता है ना। और बृहदारण्यक होता है। ये 7 को होता है कौन, अरण्यक। चलिए आगे करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता कब आपको, 8 सितंबर को, ठीक है। 8 सितंबर को मनाया जाता क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, है ना। और अच्छा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, भारत के जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, है ना। अगर पूछे ना कि 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है क्या, विश्व स्तनपान सप्ताह है वो। आधा सवाल पूछा हुआ है एसएससी में, ठीक है। अगर पूछे 1 सितंबर को LIC दिवस, 1 सितंबर को क्या, LIC दिवस। 1 सितंबर को आपको हाल में रखना है, 1 सितंबर वाला कहानी है, ठीक है। 1 सितंबर को LIC दिवस, ठीक है। उसी तरह से पूछे 2 सितंबर तो नारियल दिवस, 2 सितंबर को नारियल दिवस, ठीक है। और यहाँ से पूछता है एक क्वेश्चन, आर्टिकल नहीं, क्या बोलते, 10 सितंबर को क्या हो गया, मेरे को पागल हो जाएंगे हमारे की। 10 सितंबर को क्या है, आत्महत्या निरोध दिवस, आत्महत्या निरोध दिवस 10 सितंबर को, है ना। और ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में है, कौन निम्नलिखित में से कौन सही कथन सही है ना। कथन सही चुनना है आपको। उसमें जो सही है ना, बोल देते सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर C में है कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ सही बात है, कॉफी उत्पादन के लिए ऊंचाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए छाँव चाहिए, है ना। यही उसको कॉफ़ी का छाया पड़नी चाहिए, है ना। कॉफ़ी जो भारत में सबसे उत्तम कौन होता है, अरेबिका होता है ना। कॉफ़ी का सबसे उत्पादन अधिक कहाँ, किस राज्य में, कर्नाटक, विश्व में ब्राज़ील में होता है, ठीक है। और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है कौन है, दोमट मिट्टी, है ना। कितना इसको टेम्परेचर चाहिए, तो इसको चाहिए 21 से 30 तक टेम्परेचर, है ना। मौसम कैसे चाहिए, तो उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, है ना। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। चलिए, चाय में सबसे अधिक कौन जगह, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में गन्ना, अच्छा कॉफ़ी से कुछ बता दो। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलोर में। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे, बेंगलोर में, है ना। एक है बागवानी, क्या है, राष्ट्रीय बागवानी केंद्र, है ना। राष्ट्रीय बागवानी केंद्र कहाँ है, कब बना है,
तो ये बना है 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में आदर्श जगह, ठीक है। और यही रहे कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, तो देखना है आपको, ये है आपका कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ जगह, चिकमंगलुरु में, चिकमंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 19। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो की जाती है। तो गन्ना देखो होता है 10 से 12 महीना में होता है गन्ना, है ना, 10 से 12 महीना होता है। इस कहाँ क्षेत्र लगेगा, उष्ण क्षेत्र में लगता है, उष्ण क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ देखना है पहली बार गन्ना फैक्ट्री का निर्माण कब हुआ था भारत में, 1903 में हुआ था, है ना, यूपी देवरिया जिला में। आप देखिएगा, अगर पूछते गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कोयम्बटूर में है, ठीक है। इस बात रखना, बाकी कुछ नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। बाकी टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर के बारे में कभी पूछते जल्दी नहीं है, अगर पूछ दे तो वही 20 से 25 के आसपास सब में मारना है, सब में वही होता है ना। अच्छा, ये जो मिट्टी सब उपयुक्त है ना, वो है लाल लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कि कौन सी फसल रबी की नहीं है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। रबी कौन होता है, गेहूँ वाला, जो गेहूँ के सीजन में होता है अपने अपने क्षेत्र में, बिहार यूपी में, उसको देख लीजिए रबी है। बाकी जो धान के क्षेत्र में होता है वो खरीफ है ना। अगर पूछे कौन कौन महीना में लगता पड़ता है तो आप जानते होंगे, गेहूँ कब लगता है, अक्टूबर नवंबर में लगता है, मार्च अप्रैल में कटता है ना, और जून जुलाई में लगता है धान, और सितंबर अक्टूबर में कटता है। इस बात रखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था, तो ये था आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था जो अंतिम राजपूत शासक था, अध्यक्ष जगह, है ना। और अगर बात करते हैं चौहान वंश के, तो चौहान देखो, चौहान पृथ्वीराज जो था उसको हराया था कौन, मोहम्मद गौरी हराया था 1191 में, पहली बार 1191 में हार गया था गौरी खुद, अध्यक्ष जगह 1191 में हार गया था खुद, जिसको बोलते थे क्या, तराइन के प्रथम युद्ध, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी इसको हरा दिया था, पृथ्वीराज को, है ना, अध्यक्ष जगह। जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी कब, 1194 में, चंदावर युद्ध में, है ना। और हर्षवर्धन तो बहुत पहले आया है, हर्षवर्धन जो है ना बहुत पहले आया है ना। यहाँ पे देखो अंतिम महान शासक राजपूत के बारे में लिखा है ना। अंतिम हिंदू शासक जो है ना, अगर आ रहेगा भारत का अंतिम हिंदू शासक तो हर्षवर्धन होता है ना। ये 600 ईस्वी के आसपास शासन किया है ना। 591 में इसका जन्म हुआ, 606 ईस्वी में बैठा है ना। और 606 ईस्वी के बाद जो है थोड़ा सा शासन किया है हर्षवर्धन, है ना। इसका शासनकाल में आया था, हिंदुस्तान आया था 629 ईस्वी में भारत, है ना। रखिएगा, हर्षवर्धन के बारे में बहुत लंबा बात करने के लिए है, लेकिन याद करेंगे नहीं। अच्छा, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो ये पुष्यभूति का था या वर्धन वंश का बोलते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो पुष्यमित्र, है ना, पुष्यमित्र था, है ना। पुष्यभूति ही पुष्यमित्र था, ठीक है। और पुष्यभूति या पुष्यमित्र का जो बेटा था, अगला शासक था, वो कौन था, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का बेटा कौन था, ये राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन का 3 बेटा था, दो बेटा एक बेटी। प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा एक बेटी, एक था राज्यवर्धन, एक था हर्षवर्धन यही, और एक था बेटी थी राजश्री। तो राजश्री का शादी किया था मौखरी वंश के ग्रह वर्मा से, है ना, उसको मार दिया था, है ना। और कौन मारा था, वही शशांक मारा था। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध वृक्ष था, बौद्ध वृक्ष, उसको कौन कटवाया है, यही कटवाया, कौन, शशांक। बंगाल के गौड़ वंश का शासक था शशांक, वही कटवा दिया था, वही मरवा दिया था किसको, इसको रुद्रसेन को, है ना, आप देखिएगा। और उसी थी लड़ाई कला में जो है उसको मार दिया था कौन, यही राज्यवर्धन भी मारा गया उसी में, है ना। और हर्षवर्धन फिर जाकर उसको मारा था और वहाँ पे शासन किया था, ठीक है। इसका राजधानी पहले कहाँ पे था, पहले राजधानी हरियाणा के क्षेत्र में पड़ा, थानेसर वहाँ पे था, लेकिन उसको मारने के बाद कन्नौज की था राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। तो दास के रखरखाव के लिए जो अलग विभाग की स्थापना किया था ना, वो किया था आपका ये कौन, दासों के लिए है, हाँ, फिरोज शाह तुगलक, FST। फिरोज शाह तुगलक बनाया था क्या, एक दीवान देखो कौन कौन सा विभाग तो बनवाए थे, ये सब हम बोलते हैं। ये बनवाया था दीवान बंदगान, है ना, उसमें गुलामों को रखाया था, गुलाम को बोलते हैं दास, है ना। और एक था क्या दीवान बंदगान हो गया, और एक था कौन, अच्छा एक और था दीवान को ही हो गया, जो MBT बनवा था, कृषि विभाग का था, है ना। एक था दीवान अर्ज बनवाया था बलबन, जो सैनिक विभाग का था, है ना। एक था दीवान इंसा बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, उसमें क्या था, पत्राचार व्यवस्था रहा था। एक रहेगा दीवान
उसमें विदेश दीवान वजारत मतलब क्या था, दीवान वजारत हो गया कौन आपका, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, है ना। और एक था दीवान रसालत, है ना, उसमें क्या रहेगा, दीवान मतलब कि उसमें रहेगा आपका मार्केट से संबंधित जितना भी काम होता है ना, वो सारे मतलब उसमें रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं अब। अच्छा, FST के बारे में कुछ करना है क्या? नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब बोलने का मन नहीं कर रहा है, ख़त्म को जल्दी जल्दी करते हैं, जब बहुत बढ़िया ट्रिक आएगा ना उसको बोलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। हम इसके पहले का सेट में करवा चुके हैं। सहायक संधि में कौन कौन आया था, देखिए सहायक संधि में, अच्छा ये इसका आंसर हो जाएगा पेश हो जाएगा, सॉरी अवध हो जाएगा, अवध हो जाएगा राइट आंसर, है ना। देखिए हम सहायक संधि बोले थे, कौन लाया था बेलजली, कौन लाया था 1798 ईस्वी में, कौन कौन शामिल हुआ था, बोल देता है इसी हाथ पर, है मैं तंग अब बरार, है ना, याद रखिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, बरार, सिंधिया, ये सब शामिल हुआ था इसमें, ठीक है। डेट में रखना है कहाँ से, 1798 हैदराबाद, 99 मैसूर, 99 तंजौर, 101 अवध, सॉरी अवध नहीं, है मैं तंग अब, है मैं तंग नहीं, अवध हो गया था, सॉरी पेशवा नहीं हुआ था, रखिएगा पेशवा नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 24 में है, अच्छा सहायक संधि की तरह रहता था एक कौन, एक आपका ये कौन हो गया, डलहौजी वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। उसका ट्रिक क्या था, उसका ट्रिक था, उसमें कौन कौन था, ये सब झांसी हो गया, सतारा हो गया है, उदयपुर हो गया, बाघाट हो गया, ये सब शामिल हुआ था उसमें, है ना। उसका ट्रिक बाद में करेंगे, अब अभी टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में करते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये क्या था, कौन असहयोग आंदोलन किसके बाद शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका रॉलेट एक्ट कानून जो आया था 1919 ईस्वी में, उसको बोला गया था रॉलेट एक्ट, बोला था क्या, बिना वकील बिना अकील कानून, ठीक है। तो चौरी 5 फरवरी 22 को हुआ था, है ना। उसके चलते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन हरा बंद कर दिए थे। साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसमें विरोध करने में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, है ना। और क्रूस मिशन 42 में आया था, है ना, भारत को संविधान बनाने, लेकिन फेल हो गया था, इसलिए कि बोला था कि पाकिस्तान को अलग कर देंगे, लेकिन कांग्रेस कहता था नहीं, पाकिस्तान साथ ही रहेगा, है ना, इसलिए फेल हो गया क्रूस मिशन। 44 में आया था बेबल प्लान, 45 में आया था कौन, बेबल प्लान, और 46 में आया था कैबिनेट मिशन, उसके तब भारत का संविधान बना था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। ये रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर, है ना। अच्छा, कंगना रावत तो हीरोइन है, उसको तो कोई पूछता नहीं है, बाकी सोचना ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, क्वेश्चन नंबर 26 में, ये 26 में है कि मतलब चंद्रयान 3 को कब ठीक है चंद्रमा सतह पर पहुंचा था, है ना। ये पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, ठीक है। ये देखिए, ये सब कोई करंट क्वेश्चन है, इस समय ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट पढ़ना है तो आपको पीडीएफ पढ़िए पत्रकार दर्पण से, बाकी कुछ बकवास मत करिए। करंट पढ़ना है तो पत्रकार दर्पण से बढ़िया कोई बुक नहीं है भारत में अभी तक, है ना। और अगर आपको इधर उधर करना है तो फिर इधर उधर भटकते रहिए, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 22 किसे प्रदान किया। ये दिया गया था आपको नारायण भार्गव के, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये किया 2023 तक, खत्म नहीं हुआ, फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि थॉमस कप किस खेल से बने। थॉमस हो जाएगा किसे, बैडमिंटन से, थॉमस हो गया, चड्ढा हो गया, नारंग हो गया, दीवान कप हो गया, सारे किससे है, बैडमिंटन से। हॉकी से बोलेगा तो मुरुगप्पा स्वामी कप, गोल्ड कप, नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी, है ना। और अगर रहेगा बेलिंगटन कप तो हॉकी, और अगर रहेगा बेलिंगटन ट्रॉफी तो नौका दौड़ से है वो, है ना, याद रखिएगा। और भी सारे हैं, आगा खां कप है ना, ये सारे कप है हॉकी वाला, है ना। और आते हैं फुटबॉल में बहुत सारा है, मर्डेका कप है, आशुतोष कप है, संतोष कप है, मर्डेका है, आशुतोष मुखर्जी है, ये सारे कप किसका आपको फुटबॉल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि जून 23 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख नियुक्त कौन किया गया था। ये था रवि सिन्हा बनाया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है। ये कौन, दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब हम लोग,
एशिया के दक्षिण पूर्व में कौन आता है, हम लोग आते हैं, और यहाँ पे बहुत घनी आबादी है। भारत हो गया इतना जनसंख्या पॉपुलेशन वाला देश। चीन तो नहीं आता है इसमें, दक्षिण पूर्व में नहीं आता है। भारत आता है पूर्वी एशिया में, तो वो नहीं आता दक्षिण पूर्व में, है ना। हम लोग हो गया, पाकिस्तान हो गया इतना बड़ा, आपका कौन हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, है ना, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है, दक्षिण पूर्व में, है ना। दक्षिण पूर्व का एक नाम है सार्क, सार्क बोलते हैं जिसको, है ना। सार्क याद रखिएगा, 1985 में इसका गठन हुआ था। 1985 में मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। गठन कब हुआ, 85 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सार्क को, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, है ना, याद रखिए सार्क का, ठीक है। और ये सब सदस्य था जो भी बोले हैं, है ना। यही एक आता है आसियान। आसियान मतलब क्या होता है, ASEAN। आसियान मतलब होता है एशियन, अच्छा थोड़ा सा लिख लेते हैं थोड़ा सा, ASEAN आसियान होता है ना। अच्छा मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। इसमें क्या क्या बहुत बढ़िया सवाल बनता है। हाँ, 67 में इसका स्थापना हुआ था, 1967 में, याद रखिएगा। इसमें 10 सदस्य है, 10 का नाम पूछता है, बहुत चढ़ा पूछेगा। देखिए इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है, इंड में मालसी फीलिंग था, है ना। और याद रखना क्या, इंड में मालसी फीलिंग था, और रखना है बुर भी लाओ मार्कम। इस तरह से 10 का नाम आपका रहेगा, है ना। वो भी कैसे, बहुत मजेदार रहेगा। देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये 5 देश जो है ना संस्थापक देश है। यहाँ सवाल बना हुआ है, दे देगा इधर वाला कौन देश, अब बोलेगा कौन संस्थापक देश है। संस्थापक देश 5 ही को था, बाकी सब बाद में जुड़ा है ना। जगह बुर भी लाओ मार्क मतलब ब्रुनेई, और भी से रखना VI मतलब वियतनाम, लाओ से लाओस, मार से म्यांमार, और कम से कंबोडिया। ये सारे क्या है, इसका सदस्य है, ठीक है। भारत 1994 ईस्वी में सिर्फ वार्ताकार सदस्य बना है, 94 में, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यही बोले ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था, 85 में हुआ था। कहाँ पे इसका है, मनीला में, फिलीपींस में, ठीक है। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। देखिए वन सर्वेक्षण का है कहाँ पर, देहरादून कई सौ बार से बढ़ाया। देहरादून से कौन कौन संस्थान है बोल देते हैं, वन रहे, सर्वेक्षण रहे, विकलांग रहे, पेट्रोलियम रहे, सारा करना है कहाँ पे, देहरादून, याद रखिएगा। और दिल्ली में बहुत सारा, शिमला में है आलू संस्थान, है ना। श्रीनगर में कोई खास नहीं है। दिल्ली में है आपका कौन, NH हो गया, मौसम हो गया, राष्ट्रीय सड़क हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कृषि हो गया, है ना, एम्स हो गया, मौसम हो गया, ये सब सारा का है कहाँ पे, दिल्ली में। उससे संस्थान है ना, जैसे राष्ट्रीय ट्रैक्टर संस्थान, राष्ट्रीय सड़क संस्थान, राष्ट्रीय कृषि संस्थान, राष्ट्रीय एम्स अनुसंधान संस्थान, तो ऐसे, ठीक है। अच्छा रखना है आपको, एक बार से ये काम चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 33 में, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो किस नाम से पुकारते हैं, इसको पुकारते हैं भूविक्षेपी पवन, जियोट्रॉपिक विंड्स बोलते हैं इसको। चलिए इसे बोध करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है। तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितना होता है, लगभग 111 किलोमीटर होता है, लगभग 111 किलोमीटर। आप देखते हैं ना, जो इसे देखो अक्षांश में ये है ना, पृथ्वी पर जो रहता है, जो पृथ्वी देखते होंगे आप इस तरह से, तो ये जो रहता है, इससे फिर जो रहता है ना, ये है आपका अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री पर रहता है। यहाँ पे होता है एक रेखा जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, यहाँ पे होता है एक मकर रेखा, यहाँ पे होता है आर्कटिक, यहाँ पे होता है अंटार्कटिक, ठीक है। तो मकर वृत्त भी बोलते हैं, कर्क वृत्त भी बोलते हैं, कर्क रेखा भी बोल सकते हैं। क्यों, देखो पृथ्वी ऐसे गोल है, इस पर एक धागा लपटेंगे तो सर्किल कार बना होगा, तो उसको मकर वृत्त भी कहते हैं। एक साथ देखने का मकर रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी एक देश से पार होगा तो मकर रेखा हो जाएगा, पूरे पृथ्वी पर घूम रहा है तो वृत्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रखिएगा, यह है कौन, कर्क रेखा, यह है मकर रेखा, मकर वृत्त, है ना। और यह जगह साउथ पोल, जगह नॉर्थ पोल। यहाँ सवाल बनता है, ये क्या है, अक्षांश है, ये क्या है, अक्षांश, है ना। यहाँ सवाल बनता है कि कुल मिला के अक्षांश कितने डिग्री, कितने अक्षांश है। तो अगर बोले अक्षांश रेखा पूछेगा तो बोलना है क्या, देखो ये शुरू होता है 0 डिग्री से, यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री
23.5 लिख रहे हैं साउथ मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, आर्कटिक 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक, है ना। तो इस तरह से एक एक डिग्री पर रेखा होता है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ऐसे पर। तो कुल मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, है ना। तो रेखा जो कुल मिलाकर होगा ना 90 कितना होता है 180, है ना। 90 कितना जाएगा 180, और एक जो ई 0 डिग्री वाला है उसको मिला के 181। मतलब अगर अक्षांश रेखा बोले कितना होता है तो 181 होता है ना, 181। ठीक है, यही पूछे अक्षांश वृत्त कितना होता है, तो ये होता है कितना 179। मतलब इसमें से 2 घट जाता है, कौन घटता है देखो लास्ट में जब ये आएगा तो यहाँ पे रेखा नहीं बचेगा, सिर्फ पॉइंट बच जाएगा। जैसे ऐसे बड़ा होता है छोटा होता है छोटा होता है छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है, छोटा होता है तो कोई ऐसा समय आएगा जो सिर्फ पॉइंट ही बच जाएगा, तो ये रेखा नहीं बचता है। इसलिए अगर रेखा बोलेगा तो 181, अगर वृत्त बोलेगा अक्षांश वृत्त तो 179 याद रखिएगा। और इसी में साथ अगर इस तरह से रहेगा लाइन, अगर ऐसे ऐसे रहेगा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ रहा है तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, इसको क्या बोलेंगे देशांतर रेखा, है ना। इसी से समय का निर्धारण होता है, देशांतर रेखा से ही। बीच में जो है 0 डिग्री है, बीच में क्या है 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं GMT ग्रीनविच मीन टाइम, इसी से समय का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा ये कितना होता है देशांतर रेखा कितना होगा 360 को, क्योंकि 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, है ना, 180 360 होता है। 360 होता है कि पूरा ये सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है ना, 1 डिग्री पर 360 रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ पे 35 में है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपका कौन, ये BS मिन्हास हो जाएगा प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक। ठीक है, अमर्त्य सेन जो है ना इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिलेगा 1998 में, और 99 मिला है भारत रत्न, याद रखिएगा। ठीक है, गुलाम मंडल जो है ना समष्टि अर्थशास्त्र के अतिजनक माने जाते हैं, अलग रखिएगा गुलाम मंडल को। 36 में क्वेश्चन में है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है। तो देखो विश्व बैंक रहे चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार IMF रहे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है न्यूयॉर्क में, है ना। इसके अलावा यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ पे है न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। पेरिस में 2 मुख्यालय है, एक यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एक है कौन इंटरपोल का भी मुख्यालय कहाँ पे है पेरिस में। जिनेवा का बहुत सारा मुख्यालय है, कौन कौन ITU ILO WTO WHO WMO WIPO WIPO रेड क्रॉस उच्च शरणार्थी, है ना, और EEC और EEC और कौन हो जाएगा हाँ यूरोपीय कॉमन मार्केट। ठीक है, ये सभी का मुख्यालय कहाँ पे है, एक और बच गया अंकटाड, इस सब का मुख्यालय कहाँ पे है जिनेवा। कितना सारा बोल दिए हैं, आप सुनिए नहीं, ध्यान से सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू परगानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया। ये कर दिया गया था नॉर्वे का है ना, नॉर्वे का कार्लसन मैग्नुसन है, वही पर इसको हराया था। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है कहाँ पे, ये जयपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 में 93 बोल रहे हैं 39 में है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो लेखक है ना वो है शांतनु गुप्ता। देखो अजय जो योगी महाराज हैं, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, CM है, उनका पहले नाम था अजय, बाद में हो गया है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो उसके बारे में लिखे हैं कौन, शांतनु गुप्ता, है ना। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 40 में है कि शतरंज में पहला भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, ये बनी है कौन, S विजयलक्ष्मी। ठीक है, शतरंज में याद रखिएगा, कौन हमको भी शतरंज ही खेलती है। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ, उद्भव किससे हुआ है। सूफी जो है ना इस्लाम धर्म का ही एक भाग है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस में गरम दल बट गया, तो जो गरम दल है ना ये सब बाकी शिया सुन्नी है गरम दल, और सूफी है जो नरम दल है, मतलब कि आराम से रहेगा वो, सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म का है वो। ठीक है, सूफी को हम थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। सूफी के बारे में आपको जानना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोलते हैं आपको हम, है ना। सूफी के बारे में आपको ये जानना है ना कि सूफी जो सबसे पुराना था वो था कौन, चिश्ती संप्रदाय था,
है ना। और उसके संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। याद रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, है ना। इसी में से आगे सवाल पूछता है कि गुरु नानक किसको फॉलो करते थे? गुरु नानक किसको फॉलो करते थे, है ना। तो गुरु नानक जो फॉलो करते थे ना, वो कहते थे आपको कौन, किसको? बाबा फरीद को, है ना, बाबा फरीद को। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। जैसे हम बोल दें तो अच्छा, इसी में था एक बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी, इसी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया है कुतुब मीनार। याद रखिएगा, यही चिश्ती संप्रदाय के संत रहे हैं, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है यहाँ से, क्या जो सबसे फेमस चिश्ती संप्रदाय के संत हुए हैं वो है कौन? निजामुद्दीन औलिया, जिसका दरगाह शरीफ अजमेर में जिनका थी है मकबरा, है ना, बहुत फेमस हुए हैं, है ना। उनसे जो है ना गयासुद्दीन तुगलक का बहुत टेंशन होता था, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक बोला था निजामुद्दीन औलिया को कि दिल्ली खाली करो, दिल्ली में रहते थे ये, है ना। तो वही बोले थे कि दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। हाँ रखिएगा, किसको कौन बोले थे? निजामुद्दीन औलिया। किसको बोले थे? गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। यहाँ से बात रखना है। और ये बात रखना है आपको यहाँ से, क्या सिराजुद्दीन उस्मानी को जो है ना बोला था भारत का आईना, भारत का दर्पण बोला था, याद रखिएगा, ठीक है, सिराजुद्दीन अहमद को। और एक था बुरहानुद्दीन को दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को फैलाने का योगदान दिया जाता है, बुरहानुद्दीन को, ठीक है। और एक है आपको ये शेख सलीम चिश्ती, इसका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख सलीम चिश्ती पूछता है किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। और अकबर इसी से प्रेरित होकर अपने बेटा का नाम रखा था सलीम, है ना, जो जहांगीर हुआ था। जहांगीर के परिवार का नाम क्या था? सलीम था। और एक और रखना है कदूस गंगोही, सब चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख जो अति बढ़ रहे हैं संत, उसका नाम बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हर बार बना है यहाँ से। कदूस गंगोही का नाम कभी आप बोलते होंगे, आप सुनते होंगे किसी से, अलख निरंजन अलख, तो अलख निरंजन अलख जो बोला है वो यही बोला है, कदूस गंगोही, ठीक है। और एक और बात रखना है आपको, कलीमुल्ला जहानाबादी जो है ना, ये किसके समकालीन थे? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। और यही कहे थे कि शिया, सुन्नी और हिंदू सब मिलकर रहेंगे, सबको मिलकर रहना चाहिए, यहाँ से याद रखना है ना। और एक बात और बोलेंगे सिर्फ कि फिरदौसी संप्रदाय ये अलग है ना। फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो था राजगीर, बिहार में, है ना। तो यहाँ से जितना भी था ना, बहुत उलझन क्वेश्चन जो हमेशा बनते रहता है, यहाँ से हम बोल दिए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे, कहाँ पे आना है हमको? हाँ, कहाँ पे आना है? यहाँ 42 में, क्वेश्चन नंबर 42। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। देखिए, पिछड़ा देश का विशेषता क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय होना चाहिए, तो पिछड़ा तो रहबे करेगा नहीं। निम्न मृत्यु दर नहीं, उच्च मृत्यु दर होना चाहिए, है ना। और उच्च निरक्षर, अच्छा इसमें क्या लिखा है? आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता के, तब पिछड़ा देश कौन रहेगा? प्रति व्यक्ति निम्न आय, सही बात है। और निम्न मृत्यु दर, ये गलत बात है। उच्च निरक्षरता, ये भी सही बात है। अच्छा, दो सही, मतलब तो ऊपर सब सही कर देगा, है ना, ऊपर सब सही कर दो। ऑप्शन नंबर डी। 43 में है कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जो वांसदा है वो गुजरात में है, देखिए गुजरात में, है ना। बाकी सब यहाँ मानस हो गया, ये सब हो गया कहाँ पे? असम में। और हो गया कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 44। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है? ये होता है नेपाल का होता है दोहरे त्रिभुज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप बहुत फेमस क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, है ना, सेंट्रल एसएससी में, है ना। ये आचार्य विठलनाथ का अष्टछाप। और पता होगा गुरु नानक के तो अथी हो कई बार चर्चा कर चुके हैं। गुरु नानक जो है अथी सिख संप्रदाय के संस्थापक रहे माने जाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है कि बिहार से उड़ीसा और झारखंड का अलग किया गया है। तो झारखंड 2000 में है ना। और उड़ीसा कब होगा? 1936 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? ये हुआ है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को, है ना। यहाँ से ये कहाँ से लड़े थे? आरा से लड़े थे ये युद्ध, 57 की क्रांति, है ना। अगर यहाँ से पूछते पटना से कौन लड़े थे, तो पटना से लड़े थे पीर अली। पटना सवाल पूछा हुआ, कौन लड़े थे?
पीर अली, है ना। दिल्ली से बखत खान सैनिक था, और राजा था कौन, वही जो मुगल साम्राज्य का राजा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 48 में कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना में था, पटना में, है ना। देखिए 1800 हाँ 21 ईस्वी में, है ना, उस समय जो है ना अब्दुल बहाव नाम के लड़का था, लड़का ही था वो, है ना। और उसको जो है ना कुछ लोग जो है ना इस्लाम धर्म के बारे में इतना बता दिया गया, बड़ा चढ़ा के इतना इतना बता दिया गया, मतलब कि इसको बोलते हैं ना ब्रेन वाश कर दिया गया, है ना। और वो जो है पूरे फिर वो वहाँ से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में जाके घूम घूम के इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता, और कुछ कहीं पर ज़बरदस्ती भी करता था, है ना, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, है ना। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म को प्रसार प्रसार करना है, फैलाना है ना। और यही अब्दुल वहाब नाम से इसका नाम पड़ा है, बहावी आंदोलन। और इसका ये सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर रहा है, तो बिहार या यूपी में रहा है, और इसका केंद्र कहाँ पे था, पटना में था। रखिएगा 1821 में इसका मतलब कि अथी हुआ था आंदोलन ये। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। इसमें हो जाएगा आपको त्यागराज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर जाएगा, शिवहर का। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे, शिवहर का। सबसे कम कहाँ पे, कहाँ का, कैमूर का। सबसे अधिक बोलेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। जनसंख्या सब अधिक कहाँ पे है, तो पटना। जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, तो शिवहर में, है ना। और बोले तो कौन सतसा में सबसे अधिक कौन है, तो रोहतास। सबसे कम कौन है, तो पूर्णिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है आपका साइंस, है ना। और साइंस बहुत इजी दिया हुआ आज। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने बार सुनाई देगी। कभी भी दिमाग नहीं लगाना, चंद्रमा पर कोई नहीं होता है माध्यम, और ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। जो माध्यम नहीं रहेगा ध्वनि कैसे सुनेंगे, कभी नहीं सुन सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई नहीं, है ना, कभी नहीं सुनेंगे, नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि जल की कठोरता दूर करने के लिए जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो जल में जो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO3, इसके कारण जो है कठोरता आता है। और ये पूरी कठोरता दूर किसके कारण करता है, किससे होता है, तो बोलना है कैल्शियम या सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये जो है बाइकार्बोनेट है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया गया है। ये माया है, यह नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, माया। क्वेश्चन नंबर 54 में है, 54 में है कि पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, वायु मिश्रण है। वायु में कैसे गैसीय मिनरल रहता है, धूल का मिनरल रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, मिश्रण। पीतल क्या है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है, पिताजी मतलब पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। 60 या 40% का मिश्रण, ठीक है। और अगर बात करते हैं किसमें, अच्छा मिश्रण क्या होता है, मिश्रण देखो, मिश्रण, यौगिक और विलयन सारे के सारे मिश्रण ही एक तरह से है ना। लेकिन मिश्रण जो है इसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जो यौगिक मिल जाएगा ना तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक विधि से, उसको रासायनिक विधि से अलग कर दिया जा सकता है ना। और विलयन जो है उसको अलग कर सकते हैं, वो विलयन जो है लिक्विड का मिश्रण है ना। चलिए और क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है। तो इंसुलिन से होता है आपको क्या, डायबिटीज होता है, डायबिटीज। इंसुलिन जब घट जाता है ना तो डायबिटीज होता है ना। इंसुलिन निकलता कहाँ से है, अग्नाशय से। अग्नाशय में 3 कोशिका होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, और इसी से होता है। और ये कम जाता है ना तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं क्या, डायबिटीज, ठीक है। अच्छा कैंसर किसके कारण होता है, पता है आपको, रखिएगा, ओंकोजीन के ऑन हो जाने से कैंसर होता है, ठीक है। और कैंसर क्या है, तो कैंसर जो है ना कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से वृद्धि है कैंसर, है ना। अनीमिया क्या है, रक्त की कमी, बेरी विटामिन B1 से होता है। तो जो क्वेश्चन 56 में है कि किस ताप पर H2O का अधिकतम घनत्व होगा, ये होगा कितना पर। आप अगर पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस में तो कितना पढ़ते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको बदलना है फ़ारेनहाइट में, 39 हो जाएगा, 39 पॉइंट समथिंग,
है ना। डिग्री सेल्सियस वगैरह को बदलने आता है ना, ये सब को फार्मूला आप देखा करिए कि डिग्री सेल्सियस को कैसे कैसे बदलना है ना। CY100 माइनस सॉरी इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू, अगर आपको केल्विन रहेगा तो 273/100 है ना। ये कम से कम इतना फार्मूला आपको जरूर हर हाल में रखना है, किसी भी चेंज करना रहेगा। ये 32 है, 32 है ना। किसी से कोई भी एक दिया हुआ रहेगा तो किसी में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला से चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में है कि निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है। तो जिसमें स्तन नहीं तो स्तनधारी नहीं, मगरमच्छ नहीं होगा, बाकी सब स्तनधारी है ना। आधारित समझते ना, जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, जिसमें दूध होता है, जो बच्चा को दूध पिलाता है, जैसे तो समझना है ना। और क्वेश्चन नंबर 58 में है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग अधिकतम होती है। देखो अधिकतम होता है अवरक्त के, है ना। बाद में बताएंगे, बहुत शानदार ट्रिक्स है। हम हालांकि इसका पिछला सेशन में करवा चुके हैं, जो हमको खांसी हो रहा है तो अब नहीं करवाएंगे ना, तो हमको हो जाएगा दिक्कत हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। इसको बोलते हैं क्लोरो, कहाँ पे गया, क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर 1 में है अश्रु गैस का, है ना। ये सब देखो कुछ क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से मान लीजिए, कुछ क्वेश्चन रट्टा मारना पड़ेगा आपको, और कुछ क्वेश्चन समझ के करना है, दोनों मत करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 में है कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा। आधा काला लेंस ढक दीजिएगा तो सही से ग्लो नहीं कर पाएगा, चमक नहीं पाएगा, वो चमक कम जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जो सही है ना, वो सही यही है कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि निम्नलिखित में से कितना बताना था, बहुत सारी चीज़ें बताना था, सॉरी, लेकिन कल अगली बार से जब रिसर्च करेंगे तो बढ़िया से करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मैंने पहाड़ा होता है। ये होता है आपका चैनल, उसके बाद क्या कहते हैं, हिबिस्कस या गुड़हल बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप हिंदी गाँव में उड़हुल फूल, वही है ये, है ना। और क्वेश्चन नंबर 63 में है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो ब्लू बेबी जो होता है ना, वो होता है आपको किसके कारण, ये होगा आपको हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। इसमें क्या होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम में हीमोग्लोबिन की अति कमी हो जाती है ना। हीमोग्लोबिन का जो अति आकार होता है, कैसा होता है, उभयबदल होता है, और वही उभयबदल का आकार चेंज होता है, आकार जो बदल जाता है, तो सही से मूव नहीं कर पाता है ना। इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में है, बहुत सारा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, याद रखिएगा, है ना। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 23वां गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक्स क्रोमोसोम, है ना। और कौन हो गया, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, क्लेनेफेल्टर में 23वां था, है ना, 23वां गुणसूत्र में एक बढ़ जाता है ना। और कौन हो गया, पटाउ, एक हो गया डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र में एक बढ़ जाएगा या आधा को बढ़ जाएगा, है ना। तो आदमी सही से अंदर मेल रहेगा, तो फीमेल रहेगा, बंजर हो जाएगा, है ना। और एक है कौन, पटाउ सिंड्रोम, उसमें 13वां गुणसूत्र खराब हो जाता है, उसमें एक और जुट जाता है ना। ऐसे कई सारे गुणसूत्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में है कि कौन सा कथन गलत है, गलत को चुनना है आपको, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही ऑप्शन में है कि मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, गलत बात है। आयरन की कमी से क्या होता है ये नहीं होता है, गलत बात है ये। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, साबुन को जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जल में किसी भी चीज़ को घोलेंगे ना, मतलब गाढ़ा करेंगे जल को, तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, सीधे सीधे रखना है, दिमाग में जो नहीं है ये समझना है कि जल में किसी भी चीज़ को घोलेंगे उसका डेंसिटी बढ़ेगा ना, तो सिकुड़ेगा ना, फैलेगा ना, सिकुड़ेगा ना, उसी को बोलते हैं अथी घनत्व, क्या पृष्ठ तनाव बोलते हैं उसी को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में है कि Mg2P2O7 में P की संख्या कितना है, ऑक्सीजन संख्या इसका हो जाएगा, राइट आंसर 5। और 67 में है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो केवल कितना लुप्त है। देखो इसका अति फॉर्मूला ये है कि जितना भी पौधा ग्रहण करता लेता है उसका सिर्फ 10% यूज करता है, बाकी 90% अगले को बढ़ा देता है, मतलब छोड़ देता है ना। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा, है ना। हालांकि इसमें जो आंसर देखें तो उसका दिया हुआ 5 जूल, गलत बात है,
10% यूज करता है तो 500 का 10% प्रयास होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, मतलब कि क्या बदलता है, ट्रांसफार्मर जो होता है ना वोल्टता को बदलता है, वोल्टता को अधिक से कम, कम से अधिक करता है वोल्टता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 69 में है कि प्राकृतिक रबर क्या है, तो ये प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है। ये सब कुछ क्वेश्चन जो है आपको रट्टा मारना है, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है। और क्वेश्चन नंबर 70 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है, तो कौन सा ये हो जाएगा पायनकाइमा। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, 3 प्रकार के होते हैं, पायनकाइमा, कोलेनकाइमा, अस्क्लेनकाइमा, है ना, ये हो गया स्थायी। और अस्थायी उत्तक में से ये आता है कौन, यही सब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में है कि उच्च भाषा स्तर के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कोड में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपाइलर, कंपाइलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि यदि लाल फूल को हरे से संदेगा, ये सब क्वेश्चन लल्लू लल्लू वाला क्वेश्चन है, काला दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है, याद कर लीजिएगा इसको, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसका, ये बना था ईथर कल्पना के पतन का, ईथर कल्पना से पतन हो गया था, खत्म हो गया था। और एक है डायोड, डायोड देखो डायोड जो है ना इसमें केवल एक दिशा चालन होता है, सिर्फ एक दिशा में। जो ट्रायोड है उसका होता है दोनों दिशा में। हाँ, डायोड को खोज कौन किया था, J.A. फ्लेमिंग 1904 ईस्वी में, जबकि ट्रायोड का खोज कौन किया था, लिडी फॉरेस्ट किया था 1907 ईस्वी में। ठीक है, डायोड का प्रयोग कहाँ पे, दृष्टकारी में, जबकि ट्रायोड का प्रयोग कहाँ पे, सारे में, ऑक्सीडेटर हो गया, संसूचक हो गया, सब में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है डीएनए। डीएनए में प्यूरिन क्षार होता है। देखो डीएनए में क्षार 2 प्रकार का होता है, डीएनए क्षार होता है ना, और 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन, है ना, एक होता है कौन, प्यूरिन, और एक होता है पिरीमिडीन, प्यूरिन और पिरीमिडीन, है ना। अलग रखिएगा ACATGC, है ना, ये दोनों डबल बॉन्ड, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड, ये बीच में जो बॉन्ड है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। सब यहाँ सवाल बना हुआ है। ई जो है इसको बोलते हैं एडेनिन, थाइमोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसका नाम है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। तो ए और जी जो है, ए और जी जो है ना, मतलब कि एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन है, और थाइमोसिन और साइटोसिन ये दोनों क्या है, पिरीमिडीन है ना। तो ए बॉन्ड बनाता है किसके साथ, टी के साथ बॉन्ड बनाता है, और भी कैसा, दोहरा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो सी के साथ बनाता है, कैसा बॉन्ड, तो तीसरा बॉन्ड, है ना। चलिए बहुत हो गया, थोड़ा तबीयत खराब था, बहुत खांसी हो रहा है, बर्दाश्त करके किया है कैसे करके, है ना। अगली बार कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छा आएगा, मज़ा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।